सो हे गाइस, हड़प्पा पीरियड के बाद जो भी हमें जानकारी मिलती है वह हमें वेदों से मिलती है। तो इसलिए हम इसके बाद का जो पीरियड आया उसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। तो आज हम पूरे वैदिक पीरियड पे एक स्टोरी एनालिसिस करने वाले हैं, तो जिसके बारे में हम आज पूरे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैं मिस्टर ए के पांडे आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड दो पार्ट में बटा हुआ है। वैसे वैदिक पीरियड का टाइम जो था वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, जिसमें से वैदिक काल दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसे हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी है, और जो लेटर वैदिक काल का समय है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। अच्छा, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमको किस वेद से मिलती है यदि पूछा जाए तो यह ऋग्वेद से मिलती है। ये पंजाब में लिखा गया था और इसके लेखक वेद व्यास थे। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या जानकारी है, और इसमें और आप देखना कि लोग कैसे रह रहे होंगे इस काल में। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 2 से 7 मंडल बहुत पुरानी जानकारी देता है। ऋग्वैदिक काल का मतलब ये सबसे ओल्ड है। पहला और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। अच्छा, मतलब जब ये पहला और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है तो इससे यहाँ से तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ये पहला और 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया होगा, है या नहीं। तो और जो तीसरा मंडल है ऋग्वैदिक में उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ना। गायत्री मंत्र पता है आप लोगों को, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। अच्छा, कुछ चर्चा है इसमें जिसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद में चर्चा है कि राजा की मतलब राजा होता था, राजा को सलाह देने के लिए कुछ ग्रामीण लोगों की संस्था भी थी। अब जो संस्था थी उसका नाम था विदथ। अच्छा, तो संस्थाएं और भी होती थी। जैसे जो दूसरी संस्था थी उसका नाम था सभा। अच्छा, सभा वैसे ही थी जैसे आज की राज्यसभा है ना। और जो तीसरी जो संस्था थी उसका नाम था समिति। अच्छा, समिति वैसे थी जैसे आज की लोकसभा है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे राज्यसभा क्यों कह रहा हूँ सभा को, क्योंकि सभा में उस टाइम पे विशेष लोग जाते थे। ठीक है, आज भी राज्यसभा में कौन जाता है, जो विशेष होते हैं। वहाँ पे चुन के तो कोई जाता नहीं, जो विशेष होते हैं वही जाते हैं, है ना। डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं। और जो समिति थी यहाँ पे आम लोग जाते थे, है ना। आम मतलब जो कॉमन लोग होते थे। अब यहाँ पे इसलिए इसको लोकसभा, आज की लोकसभा भी कहा जाता है ना। अच्छा, एक और जानकारी हमें मिलती है कि जब हम ऋग्वेद का 7वां मंडल पढ़ रहे थे तो 10 राजाओं के बीच एक लड़ाई हुई थी, है ना। और वह लड़ाई पाकिस्तान में अच्छा, आप लोगों को पता पाकिस्तान में एक रावी नदी बहती है और उसका पुराना नाम पोर्सेस। अच्छा, युद्ध होता रहा लेकिन आयरन का एविडेंस अभी तक नहीं मिला, है ना। ये अब भी वहीं तक थे जहां हड़प्पा के लोग थे। आयरन तो था नहीं। अच्छा, इतनी ही दूरी तक डेवलप थे ये लोग, है ना। साधारण और अच्छे लोग थे ये। कास्ट सिस्टम कुछ नहीं था उस टाइम पे। 4 तरह के लोग थे, वही विद्वान, वही योद्धा, वही व्यापारी और वही श्रमिक। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन ये अचानक से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थी तलवार से, सबसे ज़्यादा लोहा और बारूद से। अच्छा, यदि आप लोग बाबर को देखें तो बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग उसी ने किया था, है ना। तो बारूद का इस्तेमाल करके ही जीते थे ये लोग। लेकिन जब से परमाणु बम वगैरह आया कंडीशन बहुत बदल गई। आज की डेट में देखो कि परमाणु ने लड़ाइयाँ रोक दिया, नहीं तो बहुत ही लड़ाइयाँ हुई होती। लेकिन खतरा भी तो बहुत है, एक भी कहीं फटा तो बहुत लोग मारे जाएंगे। अच्छा, क्रांतिकारी परिवर्तन 1000 ईसा पूर्व आया जब आयरन खोजा गया। और आयरन ये कहाँ पे खोजा गया, लोहा कहाँ पे खोजा गया, यूपी में एक अंतरजी,
ठीक है, अंतरजी खेड़ा एक स्थान है यूपी में, वहां पे खोजा गया था। और जैसे ही इनको लोहा मिला, अच्छा ये बताओ ये लोग क्या करेंगे, लड़ने लग जाएंगे? नहीं, जंगल काट कर खेती करेंगे। ग्रामीण लोग थे, और जब जंगल कटे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर का क्षेत्र बन गया। जंगल कटे, खेती करने लगे, किसान अच्छा खासा टैक्स देने लगे, और अब राजा का भी एरिया बढ़ेगा। और जब राजा ताकतवर होगा, ठीक है, तो जब ये सारी चीजें होगी तो राजा ताकतवर होगा या नहीं होगा? होगा। अब बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आने लगे। उत्तर वैदिक काल में जैसे दिल्ली के आसपास एक राज्य था कुरु, जहाँ पे कौरव, दुर्योधन, भीष्म पितामह, याद है कि नहीं? उसके बाद फिर बरेली था, बदायूं था, फर्रुखाबाद, यूपी, इस साइड राज्य अस्तित्व में। पंचाल, ठीक है, जहाँ पे द्रौपदी, ठीक है, पांचाली की जो द्रौपदी थी। कहने का मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आने लग गए। अच्छा, भारत में लोग, यूपी बिहार में लोग डेवलप कर गए, और जैसे ही इतना हुआ, राजाओं की ताकत बढ़ने लगी। राजा बड़े बड़े व्यक्ति बन गए, अश्वमेध यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, है ना? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजा ताकतवर होने लगे। पर राजाओं को ताकत देने और यज्ञ करवाने का काम कौन करता था? पुरोहित करते थे। ये पुरोहित ही सबसे विद्वान लोग थे उस टाइम पे। अच्छा, कहा जाता है कि पुरोहितों ने एक कॉन्सेप्ट लाया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा पता चलता है कि जो भगवान हैं, एक विशाल काय पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उनके मुख से सबसे टैलेंटेड लोग का जन्म हुआ, जिन्हें ब्राह्मण लोग कहते हैं, है ना? फिर कंधे से जन्म हुआ सबसे स्ट्रांग लोग, क्षत्रिय। जंघों से जन्म हुआ सबसे चलने फिरने वाले लोग, वैश्य। और चरण से जन्म हुआ शरीर का भार वहन करने वाले, अर्थात तीनों वर्गों की सेवा करने वाले शूद्र। अच्छा, जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में सामने आ गई। पर आप लोग तो महापुरुष हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाए। कल तक विद्वान को ही विद्वान कहा जाता था, लेकिन आज ब्राह्मण का बेटा क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। अच्छा, क्या जरूरी है कि सारे ब्राह्मण के बेटे विद्वान? क्षत्रिय का बेटा अब क्षत्रिय कहा जाएगा? जरूरी है कि सारे क्षत्रिय के बेटे ही लड़ने में एक्सपर्ट? हो सकता है कुछ लोग गोली की आवाज सुनते ही डर जाए। अच्छा, क्या सारे वैश्य जो होंगे उनके अकाउंटिंग का नॉलेज होगा? और शूद्र कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, दिमागी क्यों ना हो, लेकिन पढ़ना नहीं था उसको। अच्छा, यहाँ पे देखो, ऋग्वेद में जो ये 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, मतलब अब इसके बारे में ये लोग उस टाइम पे जो विद्वान लोग थे, थोड़ा जो ना बाद में जोड़ा गया, तो हो सकता हो कि थोड़ा दिमाग लगाए हों ये लोग, है ना? इसी कोई मतलब कि इसका कोई तो तर्क नहीं मिलता है। अच्छा, सोसाइटी करप्ट हो गई या नहीं? इससे करप्ट हो जाएगी या नहीं? ऊपर से जितने मंत्री थे, राजा के मंत्री वगैरह ब्राह्मण ही होते थे, और वे पुरोहित ऐसे होते थे कि जो बेल दे, मानो जो बोल दे, मानो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया, वही कानून था, है ना? अब ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम होने लगा सोसाइटी पर, लेकिन विद्वानों का नहीं। देखो, विद्वान कम बोलते थे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे श्री लालू प्रसाद यादव जी, है ना? तो भारत में कुछ भारत में कुछ लोग ऐसे धार्मिक कानून बनाने लगे जो ब्राह्मण तो थे लेकिन ढंग से जानकार नहीं थे। धीरे धीरे धर्मपात, ईश्वर, सब कुछ ब्राह्मण पुरोहित के हाथ में आ गया। अब वे अपने हिसाब से व्याख्या करने लगे, जैसे कुंडली में दोष है, पैसे दे दो, धार्मिक काम करवाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना? बहुत सारा पाप बढ़ गया है, ईश्वर की मूर्ति की पूजा करो, है ना? ये लोग बैठकर इनकम जारी कर देते थे, और ऐसा कंटिन्यू हो गया। और समस्या ये हो गई कि आज के बाद करप्शन इतना बढ़ गया कि, अच्छा एक बात बताओ, आसाराम और राम रहीम जैसे लोग अभी आकर प्रवचन दे तो ज्यादा लोग सुनेंगे उनके? बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में पाप करने लग गए थे उस टाइम, है कि नहीं? जब सोसाइटी करप्ट हो गई, समाज के लोग तंग आ गए इन चीजों से, और ऐसी हालात में
600 ईसा पूर्व तक सॉरी 600 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते तक बिहार के बगल बंगाल के निकट नेपाल में दो महापुरुष पैदा हुए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। दोनों लोगों ने करप्शन को दूर करना चाहा और दोनों लोग जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। और जब वो तपस्या करके वापस आए और समाज में बताया कि ईश्वर नहीं होते, तो अब बताओ ईश्वर ही नहीं तो किसकी मूर्ति पूजा होगी, है कि नहीं। जाति प्रथा को नकार दिया। अच्छा, ये दोनों क्या कर रहे थे, करप्शन दूर कर रहे थे। और इनका साथ कौन दे रहा था, शूद्र वर्ग। अच्छा ये बताओ शूद्र वर्ग देगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अपमानित लोग कौन थे, वही थे, है ना। उनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा था उस टाइम। ये लोग इनके पक्ष में हो गए, है ना। ब्राह्मण यज्ञ करवाने लगे। बार ब्राह्मण क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, बलि चढ़वाते थे जानवरों के। और बताओ जब जानवर ही नहीं हो गए तो जो व्यापार कैसे करेंगे लोग वहाँ उस टाइम पे। तो भाई व्यापार करने के लिए भी तो जानवर की आवश्यकता होती है। तो जो वैश्य थे वो भी इनके पक्ष में हो गए, बहुत सारे क्षत्रिय इनके पक्ष में हो गए। लेकिन जिस देश में भगवान राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी की कहानियां सुन सुन के बच्चे बड़े हो, अगर कोई कह रहा है कि ईश्वर नहीं होते तो लोग छोड़ेंगे उसे। यही रोड पर खड़ा कर दो और 5 मिनट तक चिल्लाओ कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, छठे मिनट अस्पताल में ना मिल जाओ तो मुझे बताओ। लेकिन याद रखना, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का कोई कुछ नहीं कर सकता था, चाहे कितना भी ताकतवर ब्राह्मण क्यों ना हो, क्योंकि ये दोनों राजा के बेटे थे। अच्छा अब बताओ, राजा के बेटे का कोई कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो उत्तर वैदिक काल के खत्म होते होते क्या शुरू हो गया, बौद्ध और जैन धर्म। जैन तो पहले से ही था, महावीर स्वामी ने उसे आगे बढ़ाया। दोनों लोग समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। लेकिन आप तो जानते हैं दोनों लोग कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, लेकिन आज की डेट में इन्हीं की मूर्ति पूजा होती है नहीं होती। एक बात और, कुरु और पांचाल राज देख रहे हैं आप, ये दो थे और धीरे धीरे कितने हो गए, 16 हो गए। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुसेन, अश्वक, अवंती, गांधार, कंबोज, सूरसेना वगैरह, है ना। इनमें से एक था मगध बिहार में। और मगध के बगल छत्तीसगढ़ और झारखंड जो था, लोहा बड़ा अच्छा था। मगध ने लोहा लेकर वंश बनाए, सेना बनाई, अगल बगल कब्जा करना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समय में एक साम्राज्य बनने लगा और उसका नाम था मगध साम्राज्य। अब यहीं से इतिहास शुरू होता है। और जैसे जैसे आप सल्तनत में पढ़ रहे थे, कुतुबनी वंश, बलबनी वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे आप यहाँ भी पढ़ेंगे मगध में, है ना। हर्यक हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, है ना, मौर्य वंश, कंठ, सुंग। अच्छा वीडियो का अब यहाँ पे एंड करते हैं। यदि आप लोगों को ये पूरी हमारी स्टोरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक मतलब अच्छी बात होगी। ठीक है, यदि आप लोगों को पूरी स्टोरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। और हम नेक्स्ट वीडियो में एक एंशियंट हिस्ट्री की एक न्यू स्टोरी एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।